दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, इस देश के भीतर में सत्ता ही खुद को कानून कैसे मान सकती है। इस देश में बकायदा संविधान की शपथ लेकर तमाम नेता मंत्री गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद जो निर्णय लेते हैं वो गद्दी को बरकरार रखने के लिए लेते हैं। समाज के अंदर मोटी मोटी लकीरें खींची जाती है, समूचे प्रशासनिक अमले को अपनी सत्ता की रक्षा में लगाया जाता है। दरअसल यह कोई भाषण नहीं है, मौजूदा वक्त की एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर पहली बार उंगली सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर बुलडोजर राज जिस लिहाज से शुरू हुआ, उसका मैसेज बहुत साफ था कि चुनी हुई राजनीतिक सत्ता ने मान लिया कि वही जज है, उसी को फैसला देना है और उसी को फैसला देते वक्त कार्रवाई के कौन से तरीके होंगे यह भी तय करना है। यानी ना तो प्रशासनिक अमला कोई मायने रखेगा, ना ही पुलिस कोई मायने रखेगी, ना ही अदालतें कोई मायने रखेगी। और सही मायने में उत्तर प्रदेश की इस राजनीति ने उस वोट बैंक को खड़ा कर दिया जिस वोट बैंक के आश्रय उत्तर प्रदेश की सत्ता को यह लगता रहा कि दरअसल वो जब तक सत्ता में है अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रख सकती है। सही मायने में इस देश में तमाम कानून मौजूद हैं, उन कानूनों के तहत सरकारों को काम करना होता है। लेकिन अगर सरकार यह सोच ले कि वही कानून है, तब क्या होगा। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले दरअसल पहली बार अलोकतांत्रिक होती व्यवस्था या लोकतंत्र को खत्म करने की परिस्थितियां या इस देश के आम नागरिकों के जो हक उसे संविधान देता है और संविधान के मातहत जो कानून व्यवस्था चलनी चाहिए, वो सब कुछ इस दौर में अगर गायब था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने फैसले के जरिए खुले तौर पर यह बताने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि दरअसल यह कानून है और कानून के तहत सरकारों को चलना होगा। बुलडोजर कानून या बुलडोजर का चलना कितना घातक हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र ने इस पर उंगली उठाई। संयुक्त राष्ट्र ने तो यहां तक कहा कि लगता है कि जैसे स्टेट यानी जिसकी सरकार है वो जमीन को हथियाने में भी इस दिशा में बढ़ सकती है, या फिर जिस समाज को वो नहीं चाहती है उसमें उसका निशाना संयुक्त राष्ट्र का सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर था। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज को लेकर आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं कि आपका अपना वोट बैंक या अपनी राजनीति सुरक्षित रहे और दूसरी तरफ मानवाधिकार पूरे तरीके से खत्म हो जाए। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की अदालत ने आज तय किया था कि वो फैसला सुनाएगी। यह मामला काफी पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन लगातार इस बात का इंतजार हर कोई कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट विरोध तो कर रहा है, मैसेज भी दे रहा है कि यह सही नहीं है। और एक सामान्य नागरिक नहीं बल्कि नागरिक शास्त्र का एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि दरअसल इस देश में कैसे अलग अलग स्तर पे कानून काम करते हैं और उसके मातहत तमाम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन एक झटके में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभाले हुए वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और नहीं बख्शने की परिस्थिति में उनकी संपत्ति, उनके घरों पर बुलडोजर चलने लग गया, तो एक मैसेज चाहे अनचाहे भारत के समाज के भीतर की असुरक्षा की जो परिस्थितियां कम से कम सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों के साथ जो मौजूद है, उसमें सत्ता की यह पूरे फैसले की प्रक्रिया सभी को ठीक लगी। और शायद इसीलिए इसका एक चेहरा मध्य प्रदेश में नजर आया, एक चेहरा छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा, एक चेहरा राजस्थान में नजर आने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक झटके में हर चीज पर ब्रेक यह कहकर लगा दी कि कानून का राज तो होना चाहिए। जस्टिस गवई कहते हैं कि शक्तियों को एक गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। जब कोई कानून तोड़ता है तो हम कहते हैं सरकार कानून व्यवस्था बनाए और ऐसा होने से रोके।
अगर वो फेल होती है तो जनता का भरोसा टूट जाता है। सवाल इसके बाद यही आया कि जब कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई, सत्ता अगर कानून को हाशिए पर रखकर फैसला लेने लगे तो दोनों में अंतर क्या हुआ। शायद यह एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अफसर जज नहीं बन सकता, अदालतें सत्ता के दायरे में नहीं चल सकती और वो खुद तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है। अगर दोषी है तो भी इस देश के भीतर कानून इस बात की इजाजत देता है कि दोषियों को सुधारा जाए। जेल में इसीलिए सुधार कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन इन सब से हटकर ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर मैसेज देने के लिए या अपने अनुकूल परसेप्शन बनाने के लिए यह पूरी कार्रवाई जिस तरीके से होती रही, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही लगा कि जैसे सत्ता कह रही है मैं ही कानून हूं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आया, क्या अब जिस प्रोटोकॉल, जिस कानून और जिस व्यवस्था का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो मैसेज भारत के तमाम कानूनों में पहले से रहा है। इससे पहले भी नोटिस भेजे जाते थे, 15 दिनों का नोटिस आपको भेजना पड़ता था। जिस मकान को गिराना है उस मकान पर बकायदा एक नोटिस चस्पा किया जाता था। उसके मातहत वो अपनी बात को रखने के लिए अदालत पहुंचता था। अदालत के भीतर उसकी सुनवाई होती थी। जज तमाम सबूतों को परखते थे। सबूतों को परखने के बाद ये देखते थे कोई अफसर, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई सरकार कहीं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या अपने राजनीति के माध्यम से उसे उस रूप में दोषी तो नहीं देना चाहती है जिससे उसकी राजनीति चलती रहे। ये तमाम बातें भारत के भीतर कानून के तहत मौजूद है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में भारतीय समाज के भीतर कानून व्यवस्था डगमगाने लगी और राजनीतिक सत्ता कानून बनकर सामने आने लगी। जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर हमारी टीम ने जो 7 सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहली टिप्पणी है कि अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमाओं को पार करना होगा, यानी जो आपकी लिमिटेशंस हैं उससे आप लगता है हट गए हैं और उस लिहाज से आप पहल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैसेज और साफ किया गया अधिकारियों को लेकर जो राजनेता सत्ता मंत्री के करीब आने के लिए, उनकी राजनीति को साधने के लिए ऐसी पहल करते हैं, क्योंकि बुलडोजर भेजने का आदेश मंत्री सिर्फ इंडिकेट करता है, अफसर रहता है तो अफसर को उसके खिलाफ एक्शन होगा। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी या उसके घर को गिरा देना पूरे तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खुले तौर पर कहा। और जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो लगता ऐसे है कि इसके पीछे बदनीयती है, आपका कोई फायदा मुनाफा है। और यह भी बहुत साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील होते हुए कहा, घर यूं ही नहीं बनते हैं, घरों का निर्माण फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, उसके पीछे हर परिवार का एक संघर्ष होता है। तो इसे जब गिराया जाए तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यही उसके पास आखिरी विकल्प था, यानी कोई दूसरा रास्ता था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब तक कोई दोषी नहीं, वह निर्दोष है, उसका घर गिराना पूरे परिवार के लिए मुश्किल हालात पैदा करता है। और यह ऐसा लगता है एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया, पूरे परिवार को आपने दंड दे दिया, यह मंजूर नहीं किया जाएगा। भारत की राजनीति के भीतर अगर ध्यान दीजिए, बीते 10 वर्षों में तो 2 ऐसे मौके खुले तौर पर आए थे, महाराष्ट्र के भीतर और उत्तर प्रदेश के भीतर, जब चुनी हुई सरकार ने अपने खिलाफ लगे हुए कानूनी आरोप को खारिज कर दिया कैबिनेट की बैठक बुलाकर, यानी अदालतों की जरूरत लगा है ही नहीं। और उस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा जरूर कि आखिर कोई चुनी हुई सरकार के ऊपर अगर कोई आरोप है, अगर वो राजनीतिक आरोप भी है, तो भी तो अदालतों के रास्ते ही जाना चाहिए। लेकिन तब भी खामोशी बरती गई और उसके बाद की प्रक्रिया अगर
इस दौर में समझे तो वो इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर तक की परिस्थितियों को लेकर बहुतेरे सवाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जो राजनीति से प्रभावित थे या राजनीति के जरिए किए जा रहे थे। और इस पर रोक लगाने की पूरी पहल अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं की। हो सकता है आपके जहन में एक सवाल और हो रहा हो। इस दौर में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है और माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने चीफ जस्टिस को देखकर पहल करता है। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी राजनीतिक तौर पर कई ऐसे फैसले दिए जो राजनीति के लिए मुश्किल हालात भी पैदा करते थे और राजनीति को राहत भी देते थे। लेकिन सीधे तौर पर कभी कोई ऐसा फैसला निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं जो यह कह दे कि दरअसल ऐसे में तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, ऐसे में तो कानून बचेगा ही नहीं, ऐसे में तो संविधान लगेगा, असंवैधानिक परिस्थितियां ही राजनीतिक तौर पर बलशाली हो गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बकायदा 15 गाइडलाइंस तय कर दी बुलडोजर पॉलिसी को लेकर कि आप क्या करेंगे। यानी बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त भी आपको देना होगा। रातों रात घर गिराकर महिलाओं, बच्चों को, परिवार को सड़क पर आप लेकर आ जाते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण को लेकर है, जैसे सड़कें हैं, नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण, उसके लिए हो सकती है। लेकिन यह कैसी परिस्थिति है जिसमें सब कुछ ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ हो गए, पुलिस भी आप, अदालत भी आप, वकील भी आप, कानून भी आपका, यह सब नहीं चलेगा। और नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का आपको समय देना होगा। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी देनी होगी। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, उसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी, और इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिसमें नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी आपको बतानी होगी। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, उसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं है, साथ ही यह भी कि निर्माण गिराया जाना क्या वाकई आखिरी रास्ता है। और इसको एक डिजिटल पोर्टल में आप तैनात कीजिए जिससे हर कोई देख समय समझ सके। यानी एक पारदर्शिता लाने की दिशा में भी सुप्रीम कोर्ट इस दौर में बढ़ा है जब कुछ भी बच नहीं पा रहा है। और अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका इसलिए दिया जाए क्योंकि खुद अवैध निर्माण चाहे तो वो गिरा सकता है। यानी अगर वो गलत होगा तो गिरा देगा, और इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तब तक बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। यह मैसेज होना चाहिए और इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जानी चाहिए, यानी म्युनिसिपल कानून भी इसमें लागू होना चाहिए। और गाइडलाइंस का पालन ना करना कोर्ट की अवमानना होगी, इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए जाए गए निर्माण पर दोबारा निर्माण करना होगा और उसका खर्च उस अधिकारी को उठाना होगा। और आखिरी में यह भी लिखा गया कि हमने डायरेक्शन की सभी कॉपी जो चीफ सेक्रेटरी है सभी को भेज डाली है और सभी को इस लिहाज से काम करना ही होगा। यानी राजनीतिक तौर पर जो अधिकारी, बाबू, जो भी सेक्रेटरी लेवल का जो ये सोचता है कि सरकार की राजनीति इस लाइन पे चल पड़ी है तो वो फैसला ले ले और अपने अनुकूल कार्रवाई करे जिससे उसके अपने अनुकूल की नौकरशाही चलती रहे, यह नहीं चलना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो हमने जिन बातों को पढ़ा ये भारत के कानून में कहीं पर भी पहले से मौजूद है, लेकिन अब इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि हमारा लोकतंत्र लगता है सिकुड़ गया या उसकी डिग्री कम हो गई और हम एक सीमित दायरे में मौजूदा स्थिति को देखने समझने लगे और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दरअसल इस देश में एक कानून है, कानून के तहत संविधान है और संविधान के तहत कानून का राज है। ऐसी स्थिति क्यों गायब हो गई और राजनीतिक सत्ता अपने आप में कानून कैसे बन जाती है? और चुने हुए प्रतिनिधियों की मौजूदगी जब यह बताने लग जाए कि हम ही सब कुछ हैं, तो फिर वो पुलिस अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी, वो वकील, वो अदालतें, वो जज क्या करेंगे? क्योंकि आप तो फील्ड में हैं, सीधे तौर पर आपने तो कोई ना कोई फैसला इस रूप में सुनाना होगा जिससे अधिकारी निर्णय लेने से पहले घबराए और समझे कि उसके ऊपर कानून है और कानून संविधान के तहत है और उस पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए इस बात को लेकर बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 सितंबर को, अगर आप याद दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि हाथ ना बांधें
आसमान नहीं फट पड़ेगा। ये सारे मैसेजेस उस दौर में किए गए थे। और महत्वपूर्ण तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिवेदक थे, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने सितंबर में ही कहा था कि सजा के तौर पर किए जाने वाले विध्वंस को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। उन्होंने कहा था ऐसी कार्रवाइयां माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार के रूप में हो सकती है। यह राज्य के हाथों जमीन हड़पने का तरीका बन सकती है और उस तरीके को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रंट खड़े हो सकते हैं जो कि सत्ता के अनुकूल रहें और उन परिस्थितियों के आसरे चलते रहे। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को योगी आदित्यनाथ ने अपने अनुकूल इसलिए बना दिया क्योंकि एक डर और एक भय और उसके आसरे सुरक्षा देने का जिक्र उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। सवाल यह था कि डर किसे है, भय किसे है। समाज में मोटी लकीर खींचने की दूसरी राजनीति यहीं से खड़ी हुई। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति और उसके दायरे में इस बात का जिक्र जब जब हुआ कि क्या वाकई विध्वंस या बुलडोजर मुस्लिमों पर चल रहा है, तो ऐसे में कुछ जगहों पर घर जो गिरे ढाए गए उसमें हिंदू भी थे। लेकिन अगला सवाल यही निकल कर आया, क्या यह पूरी राजनीति सरकार पर आश्रित होने की दिशा में लोगों को प्रेरित करती है कि अगर आप सरकार के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा कोई कानून काम नहीं करेगा, हम ही कानून है। यह दूसरा बड़ा सवाल था। और तीसरा बड़ा सवाल, पहली बार सुप्रीम कोर्ट अगर यह मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप जिस तरीके से काम करते हैं वह पूरे तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या मौजूदा वक्त में कोई सत्ता सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा में गैर कानूनी और असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है, तो अब उन अधिकारियों का क्या होगा जिन अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर उन अधिकारियों के काम करने के तरीके भी राजनीति को साधने वाले होते हैं, क्योंकि उनका अपना प्रमोशन, उनकी अपनी पदोन्नति, उनकी अपनी ताकत राजनीतिक सत्ता के साथ मिलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में यह निर्धारित करेगी कि संविधान ने जिस चेक एंड बैलेंस को तय किया है वो चेक एंड बैलेंस मौजूद रहना चाहिए। हर का अपना काम होना चाहिए, पुलिस अपना काम करे, अधिकारी अपना काम करे, म्युनिसिपल कानून अपने तौर पर देखे समझे परखे, डीएम और कलेक्टर अपने तौर पर काम करे। और क्या वाकई राजनीति और राजनीतिक सत्ता इस दृष्टि से देख पाएगी? यह सवाल हमें लगता है आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा, क्योंकि यह भारत की उस राजनीति की नींव को हिला देता है और उस बुलडोजर पर एक हथौड़ा चलाता है, यह बताते हुए कि दरअसल इस देश में एक संविधान है, संविधान के तहत एक कानून है, कानून का राज होना चाहिए, ना कि सत्ता का राज होना चाहिए जहां सारी ताकत उसमें सिमटी हुई दिखाई दे। फैसला बड़ा है। भारत की राजनीति में जो सरकारें और जो राजनीति जनता के भीतर यह भय भर देती है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, शायद यह उसको भी आईना दिखलाती है और जनता को यह ठांडस देती है कि आप कानून के अनुकूल रहें और कानून के आसरे रहें, बाकी हम देख लेंगे। इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि भारत की राजनीति इस समय बड़ी वाइवल डाइवल है और उस परिस्थिति के भीतर में राजनीति अपनी सत्ता को बचाने के तमाम उपाय भी करती है और नए नए कानून कभी संसद के जरिए, कभी विधानसभा के जरिए लेकर तो जरूर आती है। तो इस टकराव की परिस्थिति या भारत के भीतर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी, परख इसकी भी होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।